क्या हाल है। सो पिछले वीडियो में हमने क्या करा था सर, हमने बुक नंबर टू कॉर्पोरेट अकाउंट्स में हम शेयर्स वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, इशू ऑफ शेयर्स वाला पढ़ रहे थे। तो मैंने कहा था पहले ही कि इस चैप्टर को हम सिंगल वीडियो में कवर नहीं करेंगे। मैं इस वीडियो के लेकर आऊँगा अप्रॉक्स, जहाँ तक मुझे लगता है 4 पार्ट इसके आएंगे, कॉन्सेप्ट के। किसके? कॉन्सेप्ट का। और हाँ, सबसे पहली बात बता दूँ, कॉन्सेप्ट इज़ पावर। अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो क्वेश्चन सॉल्व आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है भाई। तो पार्ट 1 में हमने क्या करा? पार्ट वन बोलने का मतलब है इस चैप्टर का, इशू ऑफ शेयर्स का, जो मैंने सबसे पहला लेक्चर डाला उसमें हमने बेसिक्स पढ़े थे। मैंने पहले आपको टॉपिक लिखाए थे। अच्छा, एक काम करना, यहाँ पे ना एक टॉपिक और लिख देना आप, ये आप डाल देना अदर मिसलेनियस टॉपिक्स। छोटे मोटी कोई चीज़ अगर छूट जाएगी तो उसके लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगा। ठीक है भाई। तो अब देखना, हमने पहली वीडियो में बेसिक्स पूरे पढ़ लिए थे, जितने हमको पता होने चाहिए। वैसे तो खैर बेसिक्स में काफ़ी चीज़ें आती हैं, बट जितना हमको एज अ CBSE क्लास 12 स्टूडेंट्स होना चाहिए वो हमने पढ़ लिया। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू clear your concept of issue of share for cash, then issue of share for consideration other than cash, and then calls in area, then calls in advance। मतलब टॉपिक नंबर 2, 3, 4, 5 हम इसी वीडियो में क्लियर कर देंगे। ठीक है। फिर जो पार्ट नंबर 3 आएगा, जो थर्ड वीडियो आएगी, उसमें हम सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर एंड फॉरफीचर री इशू वाला करेंगे, और लास्ट एक छोटी सी वीडियो होगी, उसमें हम मिसलेनियस वाला कर देंगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं टॉपिक नंबर 2 से। तो देखो भाई, ये बेसिक मैंने करवा दिया था। अब बात करते हैं सेकंड वाले की। तो सेकंड वाला शुरू करते हैं। तो यहाँ पे डालता हूँ मैं, जो टॉपिक सेकंड वाला है वो है इशू ऑफ शेयर। अच्छा, मैं काम करता हूँ ना, मैं इसी में सारा लिख देता हूँ। इशू ऑफ शेयर आएगा, प्लस इसी में मैं पढ़ाऊँगा इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, भी इसी में आ जाएगा। ठीक है। और इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश भी इसी में आ जाएगा। अदर देन कैश भी हम इसी वीडियो में ख़त्म करेंगे। और एक और कॉन्सेप्ट, कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरियर, कभी इसी में कर देंगे हम। कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरियर वाला भी हम इसी में करेंगे। तो इस वीडियो में हम ये करने वाले। तो अब ध्यान से सुनना भाई, अब सुनो। अब होता क्या है कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यार, इशू ऑफ शेयर्स। अब ध्यान से सुनना। अब देखो भाई, होता क्या है, ये आपकी मान के चलो कंपनी है। ठीक है। कंपनी का नाम है ए लिमिटेड, और कंपनी ए लिमिटेड है। अब कंपनी को क्या चाहिए? कंपनी में क्या लिखूँ यहाँ पे? कंपनी को चाहिए कैपिटल। कंपनी कंफ्यूज है कैपिटल हम कहाँ से लें। ठीक है भाई। अब कंपनी जो कैपिटल लेना चाह रही है, इसका जो सॉल्यूशन है, कंपनी लेना चाह रही है शेयर्स से। कहाँ से? शेयर्स के थ्रू कंपनी पैसा उठाना चाह रही है। तो अब ये सिंपल सी बात है, ये बताओ, या ये कंपनी पैसा उठाएगी कैसे, क्या प्रोसेस होगा? तो सुनो, कंपनी क्या करती है, एक सिंपल सी बात है, एक कागज़ का टुकड़ा इशू करती है। मतलब हिंदी की भाषा में बोलते हो तो तुम्हें हिंदी में समझ में आएगा। कंपनी, ये कंपनी का शेयर है। क्या है? शेयर। ये कंपनी किसे देगी? सर, ये कंपनी देगी जनरल पब्लिक को। सुनते जाना ध्यान से। कंपनी किसे देगी ये? सर, ये है जनरल पब्लिक, जिसे हम बोलते हैं पब्लिक सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसे? बोलते चलो भाई, इसे बोलते हैं पब्लिक सब्सक्रिप्शन, क्योंकि इसी में 99% जो आपकी। अच्छा, ये बताओ, पब्लिक सब्सक्रिप्शन कौन सी कंपनी दे सकती है, प्राइवेट और पब्लिक? सर, प्राइवेट कंपनी नहीं दे सकती है, पब्लिक कंपनी के पास ये पूरा राइट होता है। ठीक है, चलिए जी। तो ये कंपनी देगी, तो कंपनी को इसके बदले क्या मिलेगा? सर, कंपनी को इसके बदले मिलेगा कैश। क्या मिलेगा? कैश। कंपनी को इसके बदले पैसा मिलेगा भाई। और वही कंपनी के लिए क्या है? वो है कंपनी के लिए कैपिटल। अरे हाँ या ना? उसके लिए क्या है? कैपिटल। तो भाई, इस कागज़ के टुकड़े में क्या लिखा रहेगा? सुनो, इसमें लिखा रहेगा कि जो कंपनी है, मैं खैर हिंदी में बता देता हूँ, कंपनी ने यहाँ पे नाम लिखा रहेगा, तो इसको नाम लिखा रहेगा, को
अपनी कंपनी में, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, अपनी कंपनी में शेयर होल्डर बनाया है, शेयर होल्डर बनाया है, ठीक है। और कब तक के लिए बनाया है, यहाँ पे टाइम लिख देगा वो, टिल मतलब यहाँ पे टाइम लिख देगा। फिर यहाँ पे नीचे कंपनी क्या करेगी, कंपनी जो CEO है, CFO है, मैनेजर, डायरेक्टर है, वो यहाँ पे अपने साइन करेगा और यहाँ पे कंपनी का वो मोहर मारेगा और यहाँ पे साइन करके दे देगा। समझ में आई बात, समझ में आई, पल्ले पड़ी बात। अगर सुनो अब यहाँ पे शेयर होल्डर का अगर नाम लिखा हुआ है तो उसे बोलते हैं शेयर सर्टिफिकेट। इस पूरे कागज़ को बोलते हैं शेयर सर्टिफिकेट या स्टॉक सर्टिफिकेट, अगर नाम लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर नाम नहीं लिखा हुआ है तो उसे बोलते हैं शेयर वारंट। क्या बोलते हैं, शेयर वारंट। हालांकि बाद में शेयर वारंट कन्वर्ट होकर शेयर सर्टिफिकेट ही बन जाता है, पहले पड़ी बात, शेयर वारंट बाद में शेयर सर्टिफिकेट ही बन जाता है, क्योंकि कंपनी को पता भी तो होना चाहिए कि हमने किस किस को शेयर दे रखे हैं, नाम पता होना चाहिए ना, बस। तो ये होता है कंपनी का शेयर का पूरा प्रोसेस। इस तरीके से कंपनी पब्लिक को इशू करती है, पहले पड़ी बात, ठीक है सर। अच्छा, अभी दूसरी बात, यहीं से अगर मैं बात करूं, अभी एक और सिनेरियो लेते हैं। अभी ये मान के चलो यहाँ पे नहीं, जनरल पब्लिक नहीं है, ये पब्लिक नहीं है, यहाँ पे सब कुछ तो कंपनी ऐसी करेगी। अब मान के चलो यहाँ पे सेम सब कुछ वही है, कंपनी यहाँ पे जनरल पब्लिक को पैसा नहीं दे रही, कंपनी दे रही है यहाँ पे प्राइवेट में, कंपनी कर रही है, इसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। मतलब ये है कम, तो ऑब्वियसली बात है, सब पैसा सब कुछ भाई, सिस्टम सारा सिस्टम, मतलब पूरा प्रोसेस सेम है जो मैंने ऊपर बताया। बट फ़र्क इतना है कि यहाँ पे कंपनी सेकंड वाले केस में क्या, जो तो फर्स्ट केस हो गया ना, इसमें कंपनी ने जनरल पब्लिक को पैसा दिया और इसमें कंपनी ने जनरल पब्लिक को पैसा नहीं, जनरल पब्लिक को नहीं दिया पैसा, कंपनी ने किसी और को दिया। और कंपनी ने किसी और को किसको दिया, वो है प्राइवेट प्लेसमेंट। इसका क्या मतलब होता है, मतलब कंपनी ने किसको दिया, मैं बताता हूँ। यहाँ पे एग्जांपल है इन सब के हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, कंपनी ने दिया अपने फ्रेंड को ये शेयर दिया। अच्छा, कंपनी ने दिया अपने रिलेटिव को, या कंपनी ने दे दिया किसी NRI को जो इंडियन नहीं है, या कंपनी ने दे दिया LIC को ये शेयर्स, या कंपनी ने दे दिया UTI को, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये सब ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, या कंपनी ने दे दिया ICICI बैंक को, मतलब इंडस्ट्रियल, ICICI बैंक का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो कंपनी ने इनको दे दिया, पहले पड़ी बात। तो इसमें कंपनी, अब बताता हूँ मैं, जब कंपनी जनरल पब्लिक को पैसा देती है, यानी पब्लिक सब्सक्रिप्शन करती है, तो कंपनी हमेशा इशू करती है प्रोस्पेक्टस में कंपनी का सारा कुछ लिखा होता है, कौन शेयर होल्ड, वो कौन कंपनी का डायरेक्टर है, कितने शेयर हैं, क्या नाम है, सब कुछ लिखा होता है। यानी एक स्टेटमेंट होता है जिसके थ्रू अभी कंपनी अपने पास रिकॉर्ड भी तो रखेगी। खुद सोचो ना, ये जो शेयर सर्टिफिकेट है, ये तो कंपनी ने एक कॉपी अपने पास रखे, एक कॉपी शेयर होल्डर को दे दी, लेकिन उसी पर ही तो शेयर देने के बाद, शेयर इशू करने से पहले कंपनी लोगों को बताएगी भी तो कि भाई हमारे पास ये है, यानी सिंपल सी बात है, एडवर्टीजमेंट। क्या करेगी कंपनी अपने शेयर्स का, एडवर्टीजमेंट करेगी, तो उस एडवर्टीजमेंट को बोला जाता है प्रॉस्पेक्टस। अगर वो कर रही है जनरल पब्लिक के लिए तो उसे बोलते हैं प्रॉस्पेक्टस। लेकिन अगर कंपनी वो कर रही है प्राइवेट प्लेसमेंट, क्या कर रही है, प्राइवेट प्लेसमेंट, तो उसे क्या बोला जाता है, उसको प्रॉस्पेक्टस नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। इसमें स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, ये उसका नाम होता है। समझ में आई बात। तो इस तरीके से कंपनी क्या करती है, कंपनी करती है या तो प्राइवेट प्लेसमेंट, या कंपनी करती है पब्लिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो खुद सोचो, कंपनी जब इशू करेगी शेयर्स को, इशू ऑफ शेयर, अगर वो कैश के लिए कर रही है, मतलब उस कंपनी को पैसा चाहिए, तो कंपनी शेयर को इशू कर सकती है दो तरीके से, या तो पब्लिक सब्सक्रिप्शन के थ्रू या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू। तुम्हारे पास जो 12th का सिलेबस है, पूरी की पूरी जर्नल एंट्री मारने को आती है पब्लिक सब्सक्रिप्शन से। किससे आती है, पब्लिक सब्सक्रिप्शन से। प्राइवेट प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट यहीं तक था, यहीं पे ख़त्म होता है। प्राइवेट प्लेसमेंट का आपका 12th में बिल्कुल भी कुछ रेलिवेंस नहीं है, पहले पड़ी बात, ठीक है सर, ठीक है जी। तो ये हो गए दो तरीके, क्या हो गए सर, ये दो तरीके। तीसरा आपका इकलौता आखिरी कॉन्सेप्ट आता है सर, ये आता है
कि सेम वही है, कंपनी है। अच्छा एक काम करते हैं ना, इसको उठा के यहाँ से चेप लेते हैं। अभी मैंने क्या बोला? यहाँ पे नहीं करते हैं इसको, ठीक है जी। इसको मैं अगले पेज में करता हूँ, यहाँ पे कट रहा है। तो ये देखो तीसरा वाला है, तीसरा पॉइंट ये है। अभी देखो कंपनी ने सेम वही पब्लिक वाला, अब देखो प्राइवेट वाला मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि प्राइवेट वाला जितना मैंने बताया वो आप लोगों के लिए सफिशिएंट है, उससे आके कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। पूरा का पूरा जो चैप्टर चलेगा 12th में वो चलेगा सब्सक्रिप्शन वाला, पब्लिक वाला चलेगा। चलो तो इसमें क्या कंपनी देती है? प्रोस्पेक्टस देती है, PROSPEC, ये आपका प्रोस्पेक्टस। अब सुनो, अब कंपनी क्या करती है? कंपनी जब शेयर, अब यहाँ पे भी कंपनी शेयर दे रही है, क्या कर रही है कंपनी? शेयर दे रही है, लेकिन यहाँ पे पता मैं क्या एग्जांपल दूंगा। यहाँ पे मान के चलो कोई पब्लिक सब्सक्रिप्शन तो है, मतलब लोगों को दे रही है, चाहे कोई भी इकलौता पर्सन हो, कोई भी हो। पर यहाँ पे क्या है आपका, कंपनी मान के चलो यहाँ से अब पैसा नहीं है, अब वो पैसा नहीं मिल रहा है कंपनी को। अब सुनो जी, अब कंपनी क्या कर रही है? कंपनी किसी एक इंसान से, ये है वेंडर। वेंडर का मतलब होता है जिससे हम कोई चीज़ खरीदते हैं, दुकानदार। क्या होता है? दुकानदार, शॉपकीपर। अब उससे हम कोई शेयर खरीद, उससे हम कोई सामान खरीद रहे हैं, पैसा नहीं, हम उससे कोई सामान खरीद रहे हैं। मान के चलो हम खरीद रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी, हमको अपनी कंपनी बढ़ाने के लिए, कंपनी में प्रोडक्शन लेवल बढ़ाने के लिए हमें प्लांट मशीनरी चाहिए, बट हमारे पास पैसा नहीं है। क्या बोला मैंने? कंपनी के पास पैसा नहीं है, बट कंपनी अपना प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज़ करना चाह रही है। तो कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी भाई एसेट ले सकती है, मतलब एसेट तो कंपनी के पास आ गया ना, इस दुकानदार से आ गया। बट उसने बोला, दुकानदार को कंपनी ने बोला कि कंपनी ने बोला कि दुकानदार भाई साहब हमारे पास पैसा तो नहीं है, बट हमें प्लांट मशीनरी चाहिए। और प्लांट मशीनरी जो है वो है अप्रॉक्स आपके 10 करोड़ की। कितने की है? 10 करोड़ की, ठीक है। दुकानदार ने बोला भाई ऐसा तो नहीं चलता है, धंधा तो ऐसा नहीं चलता है भाई, प्लांट मशीनरी खरीद रही हो तो कुछ ना कुछ रिटर्न में देना पड़ेगा मेरे को। तो कंपनी बोलती है हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन तुम एक काम कर लो ना, तुम हमारी कंपनी के शेयर होल्डर बन जाओ, आधे ओनर बन जाओ। आधे ओनर शेयर होल्डर्स ही होते हैं, आधे ओनर बन जाओ, आप हमारी कंपनी में शेयर होल्ड कर लो। तो वो मान गया भाई, उसने सोचा हाँ चलो ठीक है भाई, शेयर्स दे देते हैं। तो सेम वही प्रोसेस वही है, कंपनी यही कागज़ का टुकड़ा, मतलब यही जो शेयर है ये किसको दे देगी? उसको दे देगी। लेकिन यहाँ पे खुद सोचो, इन रिटर्न क्या आया कंपनी के पास? क्या कुछ पैसा आया? क्या नहीं सर, एसेट आया। क्या आया? एसेट। तो यहीं से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बनता है, क्या बनता है सर? इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। समझ में आई बात भाई? पल्ले पड़ा? तो ये आपके, ये कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे बता दिया। कॉन्सेप्ट कौन से बताए सर? ये देखो आपने बता तो दिया है, इशू ऑफ शेयर कैसा होता है, फॉर कैश वाला कैसा होता है, अदर देन कैश कैसा होता है। मतलब पैसा आ रहा है शेयर इशू करके तो फॉर कैश है, अदर देन कैश होता है कि पैसा नहीं आ रहा है, पैसे के अलावा कुछ भी आ सकता है, ठीक है भाई। तो ये मैंने कॉन्सेप्ट तो बता दिए। अब बात करते हैं थोड़ा और आगे, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे नंबर 1 हमें कुछ लिखा रहा हूँ, सुनते जाना। हमने प्राइवेट प्लेसमेंट पढ़ लिया, जितना पढ़ना था बहुत है, जितना पढ़ना था बहुत है। मैंने आपको जो बेसिक था वो बता दिया। अब शुरू तो हमें करना है पब्लिक सब्सक्रिप्शन थे, ऑब्वियस ही बात आती है ना, आपको पब्लिक सब्सक्रिप्शन ही पढ़ना है हमको पूरा का पूरा। उससे पहले मैं 2 टॉपिक और समझा रहा हूँ, जो कि मुझे लगता है स्कूल में इसको इग्नोर कराया जाता है, बट स्टिल एग्जामिनर जब आपके इंटरनल्स वगैरह होते हैं ना, सॉरी इंटरनल ही होते हैं जब आपके, तो जब बाहर से एग्जामिनर आता है तो आपको 2 टॉपिक हैं वो एग्जामिनर पूछ लेता है भाई, मेरे टाइम तो पूछे गए थे। एक होता है ई शॉप, क्या होता है? ई शॉप। और एक होता है स्वेट इक्विटी, क्या होता है? स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो ये 2 आपको समझने हैं। सबसे पहले बात करते हैं ई शॉप। ई शॉप का पूरा फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो क्या होते हैं ये? तो सुनना, क्या होते हैं ये? कंपनी भाई साहब, कंपनी क्या करती है? कंपनी अपने
वैन, अगर मैं लिखूँ वैन, अच्छा इसको तब कराएंगे, इसको यहाँ से मिटा देते हैं, पहले ईसॉप ही समझाते हैं आपको। वैन कंपनी इशू, क्या बोला मैंने, वैन कंपनी इशू शेयर्स टू देयर एम्प्लॉयज़, जो कंपनी में काम करने वाले लोग होते हैं, जब कंपनी उन्हें शेयर देती है लोअर देन मार्केट रेट या मार्केट प्राइस, जो मार्केट में प्राइस चल रहा है, कंपनी उनको अगर मार्केट प्राइस से कम में देती है तो उसे बोला जाता है ईशॉप। बस, ज़्यादा कुछ नहीं, पता होना चाहिए, बात ख़त्म, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, ठीक है जी, ये। और अगला होता है आपका स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी भाई ये भी सेम वही होता है, इसमें भी जो कंपनी, मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ इसको हिंदी में व्हाट्सअप लैंग्वेज में लिखते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, अगर मैं बोलूँ इसमें ना, कंपनी में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कंपनी के डायरेक्टर्स या एम्प्लॉयज़ को शेयर्स जब डिस्काउंट में दिए जाते हैं, किस में दिए जाते हैं, डिस्काउंट में दिए जाते हैं, ये होता है बात, डिस्काउंट में दिए जाते हैं, बस ख़त्म, ये होता है। ठीक है, एम्प्लॉयज़ को, अब यहाँ पे सुनना, यहाँ पे सिर्फ ना एम्प्लॉयज़ ही नहीं आते, मैं पहले बता दूँ, मैंने लिखा नहीं है बट समझ लेना, समझ कर लेना, याद कर लेना, यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉयज़ ही नहीं आते। चलो मैं लिख ही देता हूँ, वरना फिर बोलोगे कि भाई आधा अधूरा बताया है। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के साथ साथ शेयर होल्डर्स भी आते हैं, मतलब जिन्होंने कंपनी में पहले से शेयर होल्ड कर रखे हैं ना, वो भी इसमें आते हैं। तो कंपनी क्या करती है, अब दोनों में डिफरेंस समझो, दोनों में डिफरेंस ये है कि ईसॉप अगर है तो जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, सिर्फ एम्प्लॉयज़ की बात कर रहा हूँ मैं, उनको मार्केट रेट से कम में शेयर इशू करे जाते हैं, मार्केट रेट से कम में इशू करे जाते हैं। मैंने फेस वैल्यू की बात नहीं करी, मैंने बोला मार्केट में जो प्राइस है उससे कम में इशू करे जाते हैं। लेकिन इफ़ आई टॉक अबाउट स्वीट इक्विटी शेयर्स, तो भाई स्वीट इक्विटी शेयर जो होते हैं वो कंपनी के डायरेक्टर्स को, कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को या कंपनी के एम्प्लॉय को डिस्काउंट में दिए जाते हैं। याद रखना, जो वर्ड है डिस्काउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम आगे मेरे साथ पढ़ोगे कि कंपनी जो होती है उसके पास रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, वो शेयर्स को डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकती, बट एक्सेप्ट कौन सा शेयर, स्वीट इक्विटी शेयर। तो दिमाग में बैठा लेना, कंपनी स्वीट इक्विटी शेयर्स को ही डिस्काउंट में इशू कर सकती है, उसके अलावा और कोई भी, और यानी और किसी भी शेयर्स को डिस्काउंट में इशू करने की जो मैं बोलूँ पावर होती है, कंपनी के पास वो पावर नहीं होती है। याद रखना इसे भाई, समझ में आई बात, पल्ले पड़ी बात। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो ये तो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया ना, अब इसके बाद आपको जो जानना है, जस्ट अ सेकेंड, और याद रखना, मैं बता दूं पहले बता दूं, चलो जी, चलो ये तब ये दो हो गए। अब यहाँ से मेन बात करते हैं, एक काम करते हैं ना, हम इनको दे देते हैं नाम, इनको नाम देते हैं, इनको स्टार मार्क कर लेते हैं, पता होना चाहिए आपको। ठीक है भाई, अब यहाँ से शुरू करते हैं। अब जो आपको शुरू करना है, आप नंबर 1 डालेंगे, तो आप डालेंगे पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। ऑब्वियस ही बात है, अब आता है मेन यहाँ से कॉन्सेप्ट, ये प्राइवेट हमको पढ़ना नहीं है, हमको पब्लिक सब्सक्रिप्शन पढ़ना है। तो जो पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर पढ़ेंगे वो हम सबसे पहले पढ़ेंगे फॉर कैश, कि जब कंपनी को पैसा चाहिए। ठीक है, बस फॉर कैश वाला ही बड़ा होता है, उसके अलावा अदर देन कैश छोटा होता है, उसके बाद तो और कॉन्सेप्ट छोटे छोटे हैं। तो ये फॉर कैश का क्या मतलब है, इसमें कंपनी को ना भाई देखो 3 तरीके की स्टेप्स करने होते हैं। सबसे पहले करे, देखो कंपनी क्या करेगी, देखो सबसे पहले कंपनी खुद से सोचो, पहले मैं यहाँ पे बना देता हूँ क्या करेगी कंपनी। देखो भाई ये कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक, ये आपका मैं लिख लेता हूँ जनरल पब्लिक है, जनरल
पब्लिक है। तो सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, सबसे पहले कंपनी जनरल पब्लिक को पूछेगी, आस्क, क्या पूछेगी, सुनते चलो। कंपनी पूछेगी कि भाई हम क्या इशू कर रहे हैं, हम इशू कर रहे हैं, इसे बोलते हैं IPO। तुमने बहुत सुना होगा न्यूज़ में, जीके में, फ़ोन में, IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये पब्लिक कंपनी ही करती है, जनरल पब्लिक को क्या करती है कंपनी, IPO। इसका ये मतलब होता है कंपनी जनरल पब्लिक से, लोगों से, आम जनता से पूछ रही होती है कि हम अपना IPO लाने वाले हैं। तुमने ये लाइन बहुत सुनी होगी, कंपनी अपना IPO लाने वाली है। मतलब जनरल पब्लिक को कंपनी बोलती है, कंपनी बोलती है कि पब्लिक को आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, मतलब शेयर्स खरीदो हमारी कंपनी से। तो सबसे पहले कंपनी क्या करेगी भाई, बताओ बताओ बताओ, दिस इज़ योर फर्स्ट लाइन। सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, पहले आस्क करेगी। आस्क मतलब पहले पूछेगी कि हाँ कौन कौन हमारे पब्लिक जो है, मतलब पहले बताएगी। चलो आस्क से पहले कंपनी पूछेगी, कंपनी पहले अपना डिटेल देगी कि भाई ये कंपनी है, ये कंपनी अपना इतने शेयर देना चाहती है, एक शेयर इतने का है, ठीक है। तो वो पहले कंपनी आस्क करेगी, IPO निकालेगी। तो फर्स्ट स्टेप कंपनी IPO निकालती है। उसके बाद कंपनी के पास जो होते हैं ना भाई, उसके बाद कंपनी के पास सेकंड नंबर में, कंपनी के पास, अब ऑब्वियस सी बात है जनरल पब्लिक से जब आस्क करेगी तो क्या होगा, कंपनी के पास जनरल पब्लिक से क्या आएगा, सर कुछ एप्लीकेशंस आएंगी। एप्लीकेशन मतलब भाई लोग कंपनी को पूछेंगे, कंपनी का अपनी, हाँ हम इंटरेस्टेड हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। तो यह हो गया आपका सेकंड नंबर, ठीक है। उसके बाद कंपनी अपने अकॉर्डिंग क्या करेगी कंपनी, सर कंपनी उन जनरल जो पब्लिक है उनको शेयर अलॉट करेगी शेयर अलॉट। तो वो हो गया स्टेप नंबर 3। तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अब ऐसा तो है नहीं कि सारा पैसा कंपनी एक बारी में बुला दे। शेयर्स के केस में याद रखना, सारा पैसा एक बारी में नहीं बुलाया जाता है, सारा पैसा एक बारी में नहीं बुलाया जाता है, धीरे धीरे जैसे कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ती है कंपनी वैसे बुलाती है, ठीक। तो यहाँ से अलॉट करेगी कंपनी। अच्छा, उसके बाद अलॉटमेंट करने के बाद अब उसके बाद कंपनी क्या करेगी, कंपनी धीरे 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 करके चौथे नंबर में इन जनरल पब्लिक से क्या बुलाएगी, सर मेक कॉल्स। अलग अलग कॉल में पैसा बुलाएगी, कॉल मारेगी, मतलब कॉल करेगी कि भाई हाँ, कि भाई ये शेयर होल्डर है, इतना पैसा तुम्हारा रह रखा है, इतना पैसा हमको दो। तो स्टेप 1, 2, 3 और ये है आखिरी 4। तो इन 4 स्टेप्स में पूरा का पूरा पब्लिक सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अब एंट्री क्या होंगी समझ लेते हैं फटाफट से, मेन तो एंट्री है ना। तो भाई देखा, पहले आस्क करेगी, फिर एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होगा, फिर अलॉट करेगी और लास्ट में कॉल्स मारेगी, ठीक है। तो यहीं से मैं यहीं पे इसके ऑल्टरनेटिव में स्टेप बताता हूँ, स्टेप क्या होंगे। पहला स्टेप क्या है, टू इशू IPO मतलब वही इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो उसको लिख लो प्रॉस्पेक्टस। पहले तो कंपनी प्रॉस्पेक्टस ही देगी ना IPO में। IPO में क्या देती है कंपनी, प्रॉस्पेक्टस। स्टेप नंबर 2, टू रिसीव। उसके बाद कंपनी को क्या रिसीव होगी, सर कंपनी को रिसीव होगी एप्लीकेशन। हाँ जी बिल्कुल, वेरी गुड, एप्लीकेशन रिसीव होगी। फिर कंपनी अलॉटमेंट करेगी। सो टू मेक अलॉटमेंट। और फोर्थ में है, उसके बाद लास्ट में कंपनी, लास्ट में तो क्या बोले लेकिन अलॉटमेंट के बाद कॉल्स बुलाएगी। तो ये आपके पास 4 होती हैं, समझ में आ गई बात। तो आपके पास ये 4 चीज़ें होती ही हैं, तो ये आपको बुलाना है। ठीक है भाई, समझ में आई बात, पल्ले पड़ा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, आप एंट्री मारेंगे तो सरो चलो एंट्री कर लेते हैं। अच्छा एंट्री कर लेते हैं, ये पब्लिक सब्सक्रिप्शन हो गया। अब एंट्री मारेंगे। अच्छा सुना है, कंपनी जो ये शेयर्स देगी, समझ में तो आ गया ना कंपनी IPO कैसे करेगी। मैंने यहाँ पर बताया जो कंपनी शेयर देगी। तो अब जो कंपनी शेयर दे रही है वो हो सकता है जो कंपनी शेयर दे, अच्छा इसको बताते हैं, जो कंपनी शेयर देगी, क्या बोला मैं, जो कंपनी शेयर देगी एग्जांपल से, अब एग्जांपल समझना, कंपनी है ये A लिमिटेड, ठीक है। अच्छा मैं ना एक साथ बता दूंगा, पार वाला भी और प्रीमियम भी, सुनते जाओ। कंपनी है ये पब्लिक को दे रही है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अच्छा पूरा लिखना पड़ेगा यार, जनरल पब्लिक। कंपनी इनको दे रही है क्या, कंपनी इसको शेयर इशू कर रही है। क्या कर रही है कंपनी, सर शेयर्स दे रही है कंपनी, उसके बदले क्या मिल रहा है, सर कैश पैसा मिल रहा है। तो कंपनी के पास भाई ऑप्शन होता है, क्या ऑप्शन होता है कि जो कंपनी शेयर इशू कर रही है,
कंपनी के पास ऑप्शन होता है, ऑप्शन मतलब मर्जी होती है, कंपनी चाहे तो इन शेयर को इशू करवा दे एट पार में, और कंपनी चाहे तो इसको करवा दे एट प्रीमियम में। किस में करवा दे? प्रीमियम में। देखो पार का मतलब होता है, एग्जांपल देखते हैं, जो शेयर है, मान लो कंपनी का जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू है 10 रुपीज़, उसकी फेस वैल्यू है, क्या है उसकी फेस वैल्यू? 10 रुपये है, ये उसकी फेस वैल्यू 10 रुपये। कंपनी चाहे तो इसको 10 रुपये में ही बुला दे। क्या बोला मैंने? कंपनी चाहे तो इसको 10 रुपये में ही बुला दे। अगर कंपनी इसको इशू कर रही है, कंपनी इसको इशू कर रही है 10 रुपये में, एट पार का मतलब होता है कि 10 रुपये की फेस वैल्यू है और 10 में ही इशू कर रही है। पार मतलब सेम, तो जितने में इशू कर रही है, जो फेस वैल्यू है उतने में ही इशू कर रही है, तो उसे बोलते हैं पार। पहले पढ़ी बात, क्वेश्चन दे देगा कितने की फेस वैल्यू, क्वेश्चन दे देगा। अच्छा, प्रीमियम का मतलब होता है जितने की फेस वैल्यू है कंपनी उससे ज़्यादा में इशू कर रही है। मान के चलो कंपनी 12 में इशू कर रही है, किस में कर रही है? 12 में। समझ में आ गई बात? ऐसा नहीं हो सकता कि जो फेस वैल्यू है उससे नीचे कंपनी इशू शेयर को इशू करे। क्यों? उससे नीचे शेयर इशू नहीं हो सकते। मैं यहाँ पे लिख दूँ कि जो कंपनीज एक्ट है ना, उसका आपको ये सेक्शन याद होना चाहिए। हर सेक्शन याद हो या ना हो, लेकिन जो सेक्शन 53 है किसका? कंपनीज एक्ट का। मैं पूरी लॉ की लैंग्वेज नहीं लिखूंगा यहाँ पे, शॉर्ट में लिखूंगा। कंपनीज एक्ट 2013 का जो सेक्शन 53 है वो क्या बोलता है कि जो शेयर्स हैं, शेयर्स कैन नॉट बी इशू एट डिस्काउंट। डिस्काउंट में आप शेयर को इशू नहीं कर सकते। मतलब सिर्फ 2 कंडीशन में कर सकते हो, या तो पार में या तो प्रीमियम में। पार में और प्रीमियम में। तुम याद रखना, तुम्हारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो पार वाला नहीं आएगा, तुम्हारे पास आएगा प्रीमियम वाला क्वेश्चन। कौन सा आएगा? प्रीमियम वाला क्वेश्चन। तो ये बोलता है सेक्शन 53 की नहीं कर सकते, बट इसी के आगे मैं बट लगा रहा हूँ क्या, कि वहीं सेक्शन 53 के बाद जो सेक्शन 54 है वो बोलता है एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स, एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स, नो शेयर्स कैन बी इशू एट डिस्काउंट। मतलब क्या है सर? मतलब ये है कि सेक्शन 53 तो साफ बात बोलता है कि आप शेयर्स को डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकते, लेकिन सेक्शन 54 बोलता है कि स्वेट इक्विटी शेयर्स को छोड़ के बाकी सारे शेयर डिस्काउंट में इशू नहीं होंगे। क्या बोला उसने? स्वेट इक्विटी शेयर्स को छोड़ के बाकी जितने भी शेयर्स हैं वो डिस्काउंट में इशू नहीं होंगे। नो शेयर्स कैन बी इशू एट डिस्काउंट। पहले बड़ी बात। चलिए जी, तो यहाँ से समझ में आ गया आपको पार का सिचुएशन क्या है और प्रीमियम की क्या है। ठीक है भाई। अच्छा, अभी मारते हैं एंट्री। भाई हम तो एंट्री मारेंगे ना, हम तो मुंशी हैं, हम तो अकाउंटेंट हैं, तो क्या मारेंगे। तो अब बात करते हैं यहाँ से आगे ट्रीटमेंट क्या होगा। तो लिख लेते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। और ये मैं कर रहा हूँ ऑन इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर्स। और कौन सा वाला? शेयर फॉर कैश, हमारे पास पैसा आएगा। ये बहुत ज़रूरी है समझने वाला, तो आपको समझना है। तो एक काम कर रहा हूँ मैं इसको कर रहा हूँ 2 पार्ट में डिवाइड। ठीक है, एक में हम करेंगे पार वाला और एक में करेंगे प्रीमियम वाला। तो ये 2 तो है हमारे लिए एप्लीकेबल। चलिए जी शुरू करते हैं। चलो देखो भाई, यहाँ पे हम करेंगे एट पार वाला, और एंट्री में तो मैं अच्छे से समझा दूंगा कि क्यों हो रही है, क्या हो रही है। और यहाँ पे हम करेंगे प्रीमियम वाला। ठीक है, ठीक है जी। अब सुनना। अच्छा, इसको एंट्री स्टार्ट करने से पहले मैं बताता हूँ कंपनी कैसे कैसे शेयर्स को इशू करवाती है। यहाँ पे सुनते जाओ रे भैया। ये बंद हो गई पेंसिल। चलो जी देखो, सबसे पहले कंपनी के पास आता है एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हम मारेंगे एप्लीकेशन की एंट्री। पहले एप्लीकेशन आएगा, फिर कंपनी करेगी अलॉटमेंट। क्योंकि आप खुद सोचो, उस एप्लीकेशन से पहले तो प्रोस्पेक्टस होगा, लेकिन प्रोस्पेक्टस इशू करने की कंपनी के पास कोई एंट्री नहीं माननी होती है कंपनी को। ठीक है जी, बस एप्लीकेशन की मारेंगे, फिर अलॉटमेंट की मारेंगे, उसके बाद कंपनी करती है फर्स्ट कॉल। तो याद रखना, कंपनी क्या करती है उसके बाद? फर्स्ट कॉल। उसके बाद कंपनी बुलाती है सेकंड कॉल, और इसमें आता है फिर 5वें में
थर्ड कॉल, और थर्ड कॉल को ही बोला जाता है फाइनल कॉल। ये सिर्फ 3 कॉल होती है, उसके अलावा और कोई नहीं होती है भाई। पल्ले पड़ रही बात? तो ये आपके पास होता है। सुनना, एंट्री क्या होती है, मैं एंट्री बताते चलूँ। सबसे पहली एंट्री, खुद सोचो, कंपनी के पास एप्लीकेशन आती है, और एप्लीकेशन के साथ साथ प्रोस्पेक्टस के बाद कंपनी के पास सबसे पहले एप्लीकेशन आती है, एप्लीकेशन के साथ साथ कंपनी के पास पैसा आता है। क्या आता है? पैसा आता है। तो पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट। पहले पड़ी बात, बैंक अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है सर? पैसा आया है। हाँ जी बिल्कुल, पैसा आया है ये। और कहाँ से आया है, किसकी फॉर्म में आया है? तो ये आया शेयर एप्लीकेशन। कौन सी कॉल में आया है? शेयर एप्लीकेशन की फॉर्म में। ठीक है जी, और पूरा लिखना है, पूरा मतलब यही लिखना है। अच्छा, बीइंग क्या लिखोगे? एप्लीकेशन, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, RECEIVED, रिसीव्ड। हो गया, डन 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 डन। ठीक है, चलो जी, पहले पढ़ गई बात। उसके बाद सेकंड एंट्री। अब सुनो, जो कंपनी के पास ये शेयर एप्लीकेशन का पैसा अच्छा मैं एक और चीज़ बता दूं एंट्री से पहले। ये जो मैंने कॉल्स लिखी है ना, एंट्री इन्हीं की होंगी, एंट्री हमेशा इन्हीं की होती है। बट आप याद करते चलो, सबकी होंगी 2-2 एंट्रियाँ, कम से कम 2 तो होंगी भाई, मैक्स कितने भी हो सकती हैं, बट कम से कम 2-2 एंट्री तो होंगी ही होंगी। ठीक है जी, तो एप्लीकेशन में चल रहे हैं पहले हम। अब एप्लीकेशन का पैसा कंपनी के पास आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। याद रखना, कम क्वेश्चन में लिखा होगा, अगर क्वेश्चन में लिखा है इक्विटी शेयर का पैसा है, तो आप ये, मैं यहाँ पे लिखूँगा नहीं, इस शेयर एप्लीकेशन से पहले आपको इक्विटी शेयर्स भी लिखने पड़ेंगे, पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, अगर वो इक्विटी शेयर नहीं है तो कौन सा होंगे सर? अपने आप प्रेफरेंस शेयर हो जाएंगे। कौन से होंगे? प्रेफरेंस शेयर। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा रहता तो कुछ नहीं लिखना, तो नॉर्मल आप शेयर एप्लीकेशन लिख दो। पर समझ में आ रही बात? तो आपको ऐसे लिखना है। ठीक है जी, पल्ले पड़ गई बात। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। अगली एंट्री क्या होगी सर? अगली एंट्री होगी, अब कंपनी के पास जो शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन में जो पैसा आया है, इसे कंपनी डालेगी अपने शेयर कैपिटल में। कहाँ डालेगी? सुनो सुनो सुनो, कहाँ डालेगी इस एप्लीकेशन के पैसे को? शेयर कैपिटल में। शेयर कैपिटल में डालेगी तो शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा, और शेयर कैपिटल क्या होता है? यानी कैपिटल यानी इक्विटी, तो वो क्रेडिट बैलेंस होता है उसका, और क्रेडिट बैलेंस को बढ़ाना है तो उसे और करना पड़ेगा क्रेडिट। तो हमने कर दिया टू शेयर कैपिटल, हमने क्रेडिट कर दिया। डेबिट क्या करेंगे सर? डेबिट करेंगे हम कहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं? शेयर एप्लीकेशन से भाई कर रहे हैं ना, तो हमने शेयर एप्लीकेशन मनी का जो अकाउंट है वो ख़त्म कर दिया। तो तुम खुद सोचो, बैलेंस शीट में क्या कहीं तुम्हें ये पैसा, ये वाला अकाउंट दिखता है? सर नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट हो गया, यहाँ पे डेबिट हो गया, ये खत्म हो गया ना यहाँ पे। हाँ, शेयर कैपिटल दिखता है, बैंक दिखता है। तो बस देखो भाई, एंट्रियाँ प्रूफ भी होती जा रही हैं यहाँ पे साथ ही साथ। अब बात करेंगे तीसरी एंट्री में। अब तीसरी में एंट्री, एप्लीकेशन के बाद कंपनी करती है अलॉटमेंट। क्या करती है? अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट सबसे पहले कंपनी अलॉटमेंट ड्यू करती है। क्या करती है भाई कंपनी? ड्यू करती है। ठीक है, अच्छा एक इसमें एक चीज़ और करा दो, मैंने क्या बोला? मिनिमम 2 एंट्री तो होंगी। ठीक है जी, मिनिमम 2 एंट्री होंगी, तो एंट्रियाँ तो यही होनी है भाई, याद करके चलो। अब बात करते हैं अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट में क्या होगा? सबसे पहले कंपनी अलॉटमेंट करेगी तो अपना पैसा कहाँ ट्रांसफ़र करेगी? अलॉटमेंट का पैसा कंपनी कहाँ ट्रांसफ़र करेगी? सर शेयर कैपिटल में, क्योंकि सारा जो पैसा जाता है कॉल का वो कहाँ जाता है? शेयर कैपिटल में। तो यहाँ पे कंपनी लिख देगी टू शेयर कैपिटल से। लेकिन ये आएगा कैसे, यानी किस अकाउंट के नाम से? तुम क्या कर रहे हो? शेयर को अलॉट कर रहे हो ना भाई, तो शेयर अलॉटमेंट, इसमें आएगा बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। अब कंपनी ने शेयर अलॉट करे तो ऑब्वियसली बात है कंपनी क्या मांगेगी? पैसा मांगेगी ना। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। आपका अलॉटमेंट ड्यू हो गया, तो ये तो डन हो गई एंट्री। ठीक है, अच्छा एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, नरेशन ज़रूरी है। नरेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नरेशन तो यहाँ पे ये हो गया डन। इसके अंदर नरेशन डाल देना, बीइंग मनी ट्रांसफर्ड, क्योंकि हमने कहाँ करा? एप्लीकेशन से हमने ट्रांसफ़र कर दिया ना शेयर कैपिटल में, तो इसका आता है बीइंग। अब यही नरेशन डालो चलेगा। ये हो गया। तीसरी एंट्री हमने करी ड्यू करने की, तो भाई ड्यू करने की एंट्री मार दी। चलो जी, ये तीसरी हमने ड्यू करने की एंट्री भी मार दी। अब चौथा होता है सर हमारा, आप ड्यू करेंगे तो पैसा रिसीव होगा। हाँ सर, पैसा रिसीव तो होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बिल्कुल सर। उसके बाद टू क्या करेंगे? शेयर अलॉटमेंट जो हमने ऊपर डेबिट करा था ना, वो होता है एक तरीके से टेम्पररी अकाउंट। मैं आपको बता दूं, जितने भी हमारे ये होते हैं शेयर एप्लीकेशन, ये वाला
शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, थर्ड कॉल, ये हम बैलेंस शीट में कहीं शो नहीं करते। अब खुद सोचो, जब ये अकाउंट कहीं शो नहीं होते हैं तो ये एक तरीके से क्या होते हैं, ये एक तरीके से होते हैं हमारे टेम्पररी अकाउंट्स। क्या होते हैं? टेम्पररी अकाउंट। तो इनको हमें क्लोज़ करना होता है एट द एंड। अगर ये क्लोज सही तरीके से हो गए मतलब हमने सही एंट्री कर रखी है, और अगर क्लोज नहीं हुए इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ एंट्री में गड़बड़ करी है। तो ये देखो, यहाँ पे ये डेबिट हुआ था, यहाँ पे क्रेडिट हो गया, ख़त्म हो गया। तो बचा क्या? शेयर कैपिटल और बैंक। तो ये तो हमेशा बैलेंस शीट में रहता है ना भाई। तो बस, तो अगला फिर इसमें क्या लिखोगे? बीइंग अलॉटमेंट रिसीव्ड, बीइंग अलॉटमेंट रिसीव्ड। पल्ले पड़ गई बात। तो ये होता है हमारा ख़त्म। फिर 5वीं एंट्री। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इन एंट्री को यहाँ से कर ले, अबे यार, अब मैं यहाँ से इनको कर लेता हूँ कॉपी। चलो लिख ही लेंगे इसको, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्योंकि कितने बार कॉपी करेंगे, है ना भाई। हाँ जी, तो अब 5वीं एंट्री क्या होगी हमारी? 1 2 3 4, 5वीं एंट्री होगी, क्या होगी? बताओ जी, बताओ जी, बताओ जी। 5वीं एंट्री होगी, अलॉटमेंट हमने ड्यू मार दी थी। अच्छा जी, 5वीं एंट्री क्या होगी? ये देखो, अलॉटमेंट हो गया। अब आएगी फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल आएगी ना, तो यहाँ पे लिखोगे आप बीइंग फर्स्ट कॉल। चलो मैंने तो ये लिख दिया। ये देखो, अब लिखोगे बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। ड्यू मार दिया अपने फर्स्ट कॉल। चलिए ठीक है, 6th में आओ। अब फर्स्ट कॉल आपको रिसीव भी तो होगी। हाँ सर, रिसीव तो होगी। तो ये हो गया आपका। और आपने जो टेम्पररी अकाउंट खोला था, कौन सा वाला? फर्स्ट कॉल का, वो ख़त्म करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया भाई। तो क्या है? बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से हमने क्या करा? एंट्री मारी। अगला, अब सेम वही आपका शेयर फाइनल कॉल। अच्छा एक काम करते हैं हम ना, मैं अच्छा ये ज़्यादा इसको लंबा नहीं करते, जो हमारी सेकंड कॉल है, थर्ड कॉल है, उसको एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं उसे लिखता हूँ सेकंड, तुम अलग अलग लिख सकते हो जैसे क्वेश्चन बोलेगा, ठीक है भाई, जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे करना पड़ेगा, बट मैं यहाँ पे तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूँ। सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट को डेबिट मारेंगे, ठीक है सर। और 2 शेयर कैपिटल, पैसा कहाँ जाएगा इसका? शेयर कैपिटल में जाएगा। तो हमने क्या ड्यू की एंट्री पास करी है ना, बीइंग फाइनल कॉल ड्यू। हो गई भाई फाइनल कॉल ड्यू हमारी। उसके बाद रिसीव भी तो होगा ये। हाँ सर, रिसीव तो होगा, बिल्कुल होगा। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ फाइनल कॉल, ठीक है भाई, फाइनल कॉल। इसकी नरेशन लिख दो फटाफट से, बीइंग फाइनल कॉल रिसीव्ड। समझ में आ गई बात? तो ये हमने कर दिया, डन 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 डन। आ गई बात समझ में? तो ये हमने ऐसे करा पार वाले में। नॉर्मल पार में ऐसे ही चलता है, पार में आपकी ये एंट्रीज होती हैं भाई, डन 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 डन। ये हो गया हमारा पार वाला। अब सेम प्रीमियम में क्या होगा? तो भाई प्रीमियम में क्या होगा? सोचो सोचो सोचो। और प्रीमियम कहाँ पे आता है? प्रीमियम आप खुद बताओ, प्रीमियम कहाँ पे, क्या क्या कैसे होगा? सोचो सोचो सोचो, प्रीमियम में क्या होना चाहिए? मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, देखो सुन तो है, सुनो 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 सुनो, नोट में लिखते हैं इसको, समझते जाओ, कुछ नहीं करना, इजीली आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। नोट नंबर 1 में मैंने बोला कि मैं व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखता हूँ, ड्यू वाली जो एंट्री आपने मारी, ड्यू वाली एंट्रीज़ में क्या बोला मैंने कि ड्यू वाली एंट्रीज़ में प्रीमियम वाली एंट्री ऐड करनी है बस। सर समझ नहीं आया, अभी बताएंगे ना। प्रीमियम वाली एंट्री एक्स्ट्रा लिखनी, एक्स्ट्रा होगी
जो आपने ड्यू वाली एंट्री मारी है ना उसमें एक्स्ट्रा होगा। बैंक वाली जो एंट्री है आपकी, बैंक वाली एंट्रीज में प्रीमियम वाली नहीं मारनी है, इतना याद रखना। प्रीमियम वाली एंट्री नहीं होगी। मतलब क्या है सर, आपने ड्यू वाली एंट्री कौन सी मारी है? सर ड्यू वाली तो हमने ये वाली मारी है, कौन सी सर? एक ड्यू वाली ये है, तो इसमें प्रीमियम की एंट्री ऐड होगी। अच्छा मैं बता देता हूँ, इसमें ऐड होगी जिसमें प्रीमियम है, ये वाला और ये वाला प्रीमियम, मतलब जिसमें ड्यू। अब क्या होगा देखो, प्रीमियम में सेम वैसे चलेगा कॉन्सेप्ट जैसा है। इसको चेंज कर लेते हैं, इसको चेंज करते हैं इससे। हाँ जी, तो पहली एंट्री कौन सी होगी आपकी प्रीमियम में? सर रहेगी वही, पहले आपको पैसा ही रिसीव होने वाला है एट द एंड, ऑब्वियस ही बात है ना। अच्छा बस प्रीमियम और पार में डिफरेंस इतना है, पार में आप 10 रुपये की फेस वैल्यू का शेयर 10 रुपये में ही दे रहे हो, लेकिन प्रीमियम में इतना डिफरेंस है कि 10 रुपये का फेस वैल्यू का शेयर आप 12 रुपये में दे रहे हो। कितने में दे रहे हो? 12 में। तो आपको 2 का अलग से फ़ायदा हुआ। हाँ सर, तो फ़ायदा क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट? सोचो ना खुद से, फ़ायदा क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट से? क्रेडिट होता है। तो बस दिमाग में क्लियर हो गया कि हम इसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, लेकिन किस नाम से करेंगे वो बताऊँगा आपको। तो यहाँ पे तो यही आएगा, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है भाई। और नरेशन क्या होगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है जी। अच्छा तो ये भी डन हो गया। अब अगला हम मारेंगे ये वाला एंट्री, कौन सी, शेयर कैपिटल, सॉरी शेयर एप्लीकेशन, हमने वहाँ ऊपर क्रेडिट करा था ना, तो यहाँ पे डेबिट भी तो करेंगे। हाँ सर, तो ये हो गया डेबिट। टू क्या होगा, टू सर, टू शेयर कैपिटल। हम पैसा ट्रांसफ़र कहाँ करते हैं एट द एंड? सर करते हैं शेयर कैपिटल में। कहाँ करते हैं, शेयर कैपिटल। अब मैंने क्या बोला, जो बैंक वाली एंट्री है, क्या बोला मैंने, बैंक वाली एंट्री है, हमें सिर्फ बैंक वाली एंट्री में हमें सिक्योरिटीज़ प्रीमियम वाला अकाउंट ऐड नहीं करना है। मतलब हम जब प्रीमियम ऐड करते हैं ना, क्या ऐड करते हैं, प्रीमियम। भाई क्या बोला मैंने, हम जब प्रीमियम ऐड करते हैं तो खुद सोचो, मैं बता दूं यहाँ पे, इसका एग्जांपल देखते हैं। मान के चलो आपका जो शेयर है उसकी वैल्यू है 12 रुपये फेस वैल्यू, और एक ही शेयर है, मतलब 12 रुपये की अमाउंट यहाँ पे जाएगी, 12 रुपये यहाँ पे जाएगा। शेयर कैपिटल में हमेशा जाता है फेस वैल्यू, क्या जाता है, फेस वैल्यू। और शेयर की वैल्यू कितनी है, मैंने अभी बताया था आपको, कहाँ लिखा है मैंने, एग्जाम्पल यहीं पे ले लेते हैं। एग्जाम्पल है कि फेस वैल्यू है 10 रुपये, ठीक है, और अब प्रीमियम में दे रहा हूँ तो प्लस हो जाएगा, प्रीमियम 2, तो कितना हो गया, इशू प्राइस। अब यहाँ पे समझो 10 रुपये तो होता है FV फेस वैल्यू, 2 रुपये का होता है P यानी प्रीमियम, और जो लास्ट में आता है दोनों को ऐड करके, इन दोनों को ऐड करके फेस वैल्यू और प्रीमियम को, उसे बोलते हैं IP इशू प्राइस, ठीक है जी, इशू प्राइस। अब जो आपका टेम्पररी अकाउंट है, ये जो एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, इन सब में क्या आता है सर, इशू प्राइस 12 आएगा यहाँ पे। शेयर कैपिटल में हमेशा उतना पैसा जाता है जितना फेस वैल्यू में होता है। तो खुद बताओ फेस वैल्यू में कितना है सर, 10 रुपये है, तो यहाँ पे कितना जाना चाहिए, यहाँ पे 12 चले गया, यहाँ पे कितना जाना चाहिए फेस वैल्यू में, 10 रुपये। अब खुद ही बताओ 2 रुपये की कमी कहाँ पड़ी, यहाँ पे पड़ गई ना, तो क्रेडिट क्या हो जाएगा हमारा, फ़ायदे का नाम है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। क्या है, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, क्योंकि शेयर्स वगैरह जो होते हैं उनको सिक्योरिटीज़ बोला जाता है, और प्रीमियम इशू करो तो प्रीमियम बन जाता है। पहले पड़ी बात, तो यहाँ पे ये होता है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम क्रेडिट हो जाता है। अमाउंट तो खैर वही आएगा, मतलब नरेशन तो वही आएगी, बीइंग मनी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ट्रांसफ़र। समझ में आ गई बात, एक गुस्सा भेजे में। तो कहने का ये मतलब है कि आपको मैं ट्रिक भी बता रहा हूँ। ट्रिक क्या है कि जो बैंक वाली एंट्री है ना, उनके अलावा बैंक वालों के, जहाँ पे बैंक की एंट्री है, बैंक की एंट्री मतलब जहाँ पे बैंक तुम डेबिट क्रेडिट कुछ भी कर रहे हो, तो बैंक वाली एंट्री के अलावा जो और एंट्रियाँ हैं, तुम वहाँ पे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम की एंट्री मारोगे। और कहाँ पे मारोगे सर, डेबिट में या क्रेडिट में? तो खुद सोचो ना, वो जो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है कंपनी का प्रॉफिट होता है, फ़ायदा होता है, फ़ायदा कहाँ जाता है, डेबिट में या क्रेडिट में? सर क्रेडिट में। तो ऑब्वियस ही बात है आप उसे करोगे क्रेडिट। समझ में आ गई बात? तो देखो अब तीसरी एंट्री क्या होगी, तो मैं खुद ही बता दूं फटाफट से, टाइम ज़्यादा वो नहीं करते हैं ना। आप अलॉटमेंट करोगे, अलॉटमेंट, हाँ सर अलॉटमेंट तो बिल्कुल होगा। तो इस अलॉटमेंट वाली एंट्री को हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट वाली एंट्री को यहाँ पे कर देंगे। ये देखो जी, करोगे अलॉट,
तो ये रहा आपका शेयर अलॉटमेंट करोगे, एंट्री सही हो गई। अरे शेयर अलॉटमेंट करा आपने, ठीक है। उसके बाद जब आप ड्यू की एंट्री मारोगे, क्या बोला मैंने, ड्यू वाली एंट्री, तो ड्यू वाली एंट्री में ही आपको मैंने क्या बोला, देखो बैंक वाले में तो हम लिख नहीं सकते, ड्यू वाली एंट्री में ही आपको लिखना पड़ेगा मैं टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। समझ में आ गई बात, क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? बिल्कुल सर, क्योंकि मैंने क्या बोला, टेम्पररी अकाउंट में डालते हैं आईपी यानी इशू प्राइस, तो ये तो इशू प्राइस 12 है, लेकिन जो फेस वैल्यू है मतलब शेयर कैपिटल, तो फेस वैल्यू जाएगा 10 रुपये, तो एक्स्ट्रा कितना है सर, वो है 2 रुपये, वो जाता है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में। डन डना डन डन, ठीक है सर। अगला ये वाला देखो, इसमें भी आपका ये होने वाला है भाई, होने वाला है ना, तुमने ड्यू की एंट्री मारी है ना ये, तो ड्यू वाली एंट्री में आप टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम लिखोगे, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम आप यहाँ पे लिख देते हो। पल्ले पड़ रही है बात? चलो जी, ये हो गया। अब सेम ऐसी जो आपका अगला वाला है, कौन सा है, ये वाला, ये वाला, इसमें भी तो आपको जहाँ पे ड्यू की एंट्री है वहाँ पे आपको, ये रहा ड्यू, यहाँ पे आपको सिक्योरिटीज़ प्रीमियम की एंट्री माननी पड़ेगी, तो लिख दो टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। आगे बात समझ में? तो ये आपका होता है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम वाला। मैंने यहाँ पे नोट्स लिखे भी है, नोट हैं तो यहाँ पे कि क्या लिखा है कि ड्यू वाली एंट्री में आपको प्रीमियम की एंट्री पास करनी है, मतलब ये। और इसका दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि बैंक वाली एंट्री में प्रीमियम वाली एंट्री नहीं होगी। समझ में आ गई बात? तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ एक बार। हाईलाइट करने का मतलब है कि ये देखो, ये आपका कहाँ पे होगी, ड्यू वाली में, जो ड्यू वाली एंट्री है उसमें होगी, ड्यू वाली में होगी, लेकिन जो बैंक वाली है, बैंक वाली में आपका मैं कहता हूँ नहीं होंगी। अब समझ में आ गई होगी बात? डन 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 डन। चलो जी, तो यहीं से आपका क्या ख़त्म हुआ सर, इशू ऑफ शेयर पार वाला और प्रीमियम वाला हमने एकदम अच्छे से आपसे समझ लिया। लेकिन इसे समझने से पहले थोड़ा सा आप लोग कुछ और कंडीशंस को समझ लो, कि कंडीशन समझना काफ़ी ज़रूरी है, कंडीशन को समझना ज़रूरी है। कभी कभी क्वेश्चन आता है, नोट में चलते हैं, तीसरे नंबर के नोट में, तीसरे नंबर के नोट में समझना क्या होगा कि जो आपका सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है, क्या बोला मैंने, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई सीधा 3 से 4 मार्क्स के लिए। जो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है इसे आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, कहाँ कहाँ इसका यूज़ बोलें तो यूटिलाइजेशन होता है इसका, कहाँ कहाँ इसका यूटिलाइजेशन होता है, कहाँ कहाँ होता है भाई। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि राइट द पर्पज़ ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व। तो मैं बता दूं, इसके हमारे पास हैं 5 ऑप्शंस, या मैं बोलूं 5 पर्पज़ हैं जहाँ पे आप इसे यूज़ करते हो, जिन जिन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। सबसे पहला पर्पज़ जो है वो होता है टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। मतलब क्या होता है, कंपनी बनाने से पहले बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो उन्हें राइट ऑफ कर सकते हो तुम इससे, किससे सर, ये सिक्योरिटीज़ प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकते हैं उसे। ठीक है सर। अच्छा, अगला दूसरा यहाँ पे बता देंगे, तीसरा ये वाला हो जाएगा, चौथा आपका यहाँ पे हो जाएगा, और पांचवा ये हो जाएगा। अब सुनना ध्यान से, एक हो गया। दूसरा होता है टू राइट ऑफ अदर एक्सपेंसेस, जो कुछ और एक्सपेंसेस हुए होते हैं, कमीशन दिया आपने किसी को, सैलरी दे दी, या आपने शेयर, कौन सा शेयर, आपने शेयर को, कौन से शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर को आपने करवा दिया किस में इशू, सर हमने डिस्काउंट में इशू करवा दिया स्वेट इक्विटी शेयर्स को। और डिवेंचर के केस में बताऊँ तो डिवेंचर्स को आप 3 कंडीशन में इशू कर सकते हो, पार में भी अलाउड है, प्रीमियम में भी अलाउड है, इवन डिवेंचर को डिस्काउंट में भी कर सकते हो, तो वहाँ पे नुकसान हो जाता है हमारा। तो अदर एक्सपेंसेस को भी आप राइट ऑफ कर सकते हो। और अगला है आपका टू इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर। एक होता है आपका बोनस शेयर, एक तरीके का कॉन्सेप्ट ये अलग होता है, खैर तुम्हारे लिए एप्लीकेबल नहीं, बट फिर भी हल्का फुल्का बता दूं। बोनस शेयर वो शेयर होते हैं जो कंपनी फ्री में इशू करती है, तो उसके लिए कंपनी का नुकसान हो गया, फ्री में इशू करती है, पैसा तो मिल नहीं रहा, तो
उसके एक्सपेंस को राइट ऑफ करती है कंपनी अपने सिक्योरिटीज़ प्रीमियम से। ठीक है जी। एक इम्पॉर्टेंट होता है टू प्रोवाइड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब क्या होता है, आपने मान के चलो डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर आपने इशू करे 100 रुपये के, लेकिन आज से 5 साल बाद आपको वो देने हैं 110 रुपये के, तो एक्स्ट्रा 10 रुपये आपको देने हैं ना किसी को, तो आपका नुकसान है। तो उस नुकसान की भरपाई कहाँ से की जाती है? सिक्योरिटीज़ प्रीमियम से। ठीक है जी। और एक और आखिरी पांचवा आपका होता है फॉर बाईबैक ऑफ इट्स ओन शेयर्स। इसका क्या मतलब होता है सर? इसका मतलब होता है कि कंपनी ये शेयर इशू कर रही है ना, अब शेयर इशू कर रही है तो कंपनी अपनी मर्जी से बाद में इन शेयर को लोगों से यानी शेयर होल्डर से वापस भी ले सकती है, तो उसे ये बोलते हैं फॉर बाईबैक ऑफ इट्स ओन शेयर। इसका भी अलग चैप्टर होता है, खैर तुम्हारे एप्लीकेबल नहीं, तुम्हारे पास है भी नहीं। तो ये 5 पर्पज़ होते हैं जिनके लिए सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का यूटिलाइजेशन करा जाता है। पहले पड़ गई बात? ठीक है सर, आगे बताओ। आगे है आपका नोट नंबर 4। नोट नंबर 4 ये बोलता है, ये ना अब जो नोट नंबर 4 में बता रहा हूँ वो आपका है वो थोड़ा सा लॉ बोलें तो कानून क्या बोलता है? तो भाई कानून ये बोलता है आपको कि जब आपको एप्लीकेशन रिसीव होता है, जब आपको एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होता है ना, देन क्या करती है उसके बाद? देन कंपनी डू अलॉटमेंट। उसी के बाद तो कंपनी अलॉटमेंट ड्यू करती है। हाँ जी, पर इसकी मतलब अलॉटमेंट करने की कंडीशन है कि आप अलॉटमेंट तभी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कंपनी के पास एप्लीकेशन का पैसा आया और कंपनी आगे अलॉटमेंट करेगी, नहीं, इसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं। सर कंडीशन होती है? क्या कंडीशन होती है? कंडीशन ये होती है कि आपके पास जो एप्लीकेशन में पैसा आया है ना, जो एप्लीकेशन में पैसा आया है वो आपका एटलीस्ट 90% ऑफ द अमाउंट होना चाहिए। जो आपका है वो एटलीस्ट 90% आपका होना चाहिए। ठीक, प्लस एक कंडीशन और है, या मैं बोलूँ एंड में कि एक कंडीशन और होती है, या तो 90% आ जाए, या फिर जो आपका आईपी है मतलब इशू प्राइस है शेयर का, जितने में आप शेयर इशू कर रहे हो, इशू प्राइस का कम से कम 25% आपका रिसीव होना चाहिए। ये आप दोनों को याद रखना है। कि मान के चलो, है एग्जांपल देता हूँ, बेस्ट एग्जांपल, एक इसका देंगे एक इसका देंगे। इसका है कि आपने शेयर इशू करे 10,000 शेयर्स। कितने शेयर इशू करे? 10,000। तो 10,000 का 90% कितना होता है? अरे भाई 9,000। तो कम से कम आपके पास 9,000 शेयर्स का पैसा आना चाहिए, आप तभी अलॉटमेंट कर सकते हो। सर अगर नहीं आया तो जितना पैसा आया सर रिफ़ंड करना पड़ता है आपको। पहले पड़ गई बात? क्या बोला मैंने? कि आपको करना पड़ता है रिफ़ंड, आपको रिफ़ंड करना पड़ता है। ठीक है सर। अच्छा सर, रिफ़ंड करने का कुछ डेट भी है? हाँ जी, जिस दिन आपके पास एप्लीकेशन आया वहाँ से आपको 15, अगर आपने देखा कि एप्लीकेशन 90% क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं कर रहा है, या फिर जो आपका इशू प्राइस है, मान के चलो आप इशू कर रहे हो एक शेयर को 125 में, किस में? 125 में। क्या बोला मैंने? 125 में। तो एप्लीकेशन में आप कितना पैसा बुलाओगे? सर एप्लीकेशन में आप बुलाओगे 125 का 25%। कितना बुलाओगे? 125 का 25%। तो वो कितना होता है सर? वो अप्रॉक्स जाता है 31.25। मतलब आप कम से कम इतने रुपए तो बुलाओगे, इससे नीचे नहीं बुला सकते हो, और रिसीव भी होना चाहिए। तो अगर रिसीव नहीं हुआ तो अगले 15 डेज़ के अंदर सुनो 15 डेज़ के अंदर आपको सारा का सारा पैसा जितना मिला रिफ़ंड करना होता है। और अगर नहीं करा, 15 डेज़ में नहीं करा ना, तो 15 डेज़ के बाद जितने डेज़ का आप लोग डिले करोगे आपको 15% पर एनम का पेनल्टी देनी पड़ती है। आई बात समझ में? तो ये होता है आपका एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है सर, पल्ले पड़ गई बात? ठीक।
और जिनको आप रिफ़ंड कर रहे होते हो जिन पैसों को ना, उन पैसों को आपको ऐसे नहीं कि बस फॉर्मेलिटी पूरी करी और उनको रिफ़ंड कर दिया, आपको उसके साथ साथ एक लेटर भी देना होता है। वो होता है आपका, अगर मैं रिफ़ंड करने की बात करूँ तो रिफ़ंड में आप क्या करते हो, अमाउंट रिफ़ंड करते हो। बस सर अमाउंट ही नहीं करना, अमाउंट प्लस आप एक चीज़ और देते हो, उसे बोलते हैं लेटर ऑफ रिग्रेट। तो लेटर ऑफ रिग्रेट में आपने बताया होता है कि हम पैसा रिफ़ंड क्यों कर रहे हो, तो आप ये मांगते हो। पहले पड़ी बात, समझ में आ गया? ठीक है जी। तो ये मैंने क्या बताया आपको सर, ये मैंने बताया आपको पार प्रीमियम वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है जी। अब अगला मैं बात करूँगा, वो बात करते हैं, ये तो हो गया फॉर कैश। क्या हो गया? फॉर कैश। अगला बात करते हैं अदर देन कैश। सर वो सिंपल है, अदर देन कैश तो सर बहुत सिंपल है, उसमें तो मज़ा आता है हमको। तो अदर देन कैश की अगर मैं बात करूँ, अदर देन कैश कुछ नहीं है भाई तुम्हारे लिए। अदर देन कैश में आपको सिर्फ 2 कंडीशन होती है, वैसे तो मैं 3 बता सकता हूँ, उसके ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है जी। अब बात करते हैं हम, ये आपका कौन सा था यार, 1 मिनट। हाँ चलो जी, इसको समझाने से पहले सेम वही आपका मैं अगर एग्जांपल लूँ, लेट्स टेक अ एग्जांपल, अ वेरी स्मॉल एग्जांपल, कि मान के चलो ये आपकी कंपनी है। ठीक है जी। अब क्या करा, कंपनी गई एक वेंडर के पास, एक दुकानदार के पास गई, ये कोई वेंडर है, ये वेंडर भाई साहब है। तो कंपनी गई इसके पास, कंपनी ने क्या करा, इससे ले लिया एक एसेट, और उस एसेट का नाम मैं बोलता हूँ, उसने ली एक बिल्डिंग, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग ले ली जहाँ पे उसके ऑफिस के सारे काम वाम होंगे। ठीक, पर कंपनी के पास पैसा नहीं है, कंपनी क्या देगी उसको? सर कंपनी देगी शेयर। क्या देगी? शेयर। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया अदर देन कैश वाला, कि पैसा नहीं आया कंपनी के पास इस समय, कंपनी के पास एसेट आया, तो एंट्री क्या होगी? एंट्री क्या होगी, है ना? तो ये आपका एग्जांपल हो गया। अब यहीं से आपका जो कॉन्सेप्ट बनता है वो क्या बनता है? इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश, अदर देन कैश। सुनना, इसमें आपके पास बन सकते हैं 4 कॉन्सेप्ट, सॉरी 3 कॉन्सेप्ट बनेंगे इसमें, 3 बेस्ट कॉन्सेप्ट बन सकते हैं। सबसे पहला, आप शेयर इशू कर रहे हो, अच्छा कैश के लिए नहीं कर रहे हो, आप कर रहे हो प्रमोटर्स को। अब नाउ हु आर द प्रमोटर्स? भाई प्रमोटर वो होते हैं जिन्होंने कंपनी को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होती है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं कंपनी के पर्सपेक्टिव से। ठीक है सर, समझ में आ गया हमको। तो इसको आप शेयर इशू कर रहे हो या तो, अच्छा, या फिर आप कर रहे हो शेयर इशू किनको? आप कर रहे हो सर अंडर राइटर कमीशन को। कुछ कमीशंस वाले होते हैं, और मैं बता दूं अंडर राइटर्स बोलते हैं उनको। ये कौन होते हैं तो मैं बताऊं? ये होते हैं भाई, जब मैंने आपको अभी बताया था कि जब आपको 90% पैसा रिसीव नहीं होता, या 25, ये वाला, तो जब ये वाली कंडीशन फुलफिल ना हो, ये वाली, ठीक है, ये वाली कंडीशन, 1 मिनट। हाँ, जब ये वाली कंडीशन फुलफिल ना हो 90% वाली, या फिर मतलब ये वाली ना हो और 25% वाली ना हो, तो कंपनी क्या करेगी? तो कंपनी के कुछ होते हैं अंडर राइटर्स। तो पिक्चर में कौन से लोग आते हैं? अंडर राइटर। ये होते हैं बहुत पैसे वाले लोग, इनके पास अंधा पैसा होता है। तो ये कंपनी को बोलते हैं कि कंपनी अगर तुम्हारे पास 90% या 25% वाली क्राइटेरिया फॉलो, देखो दोनों जरूरी नहीं है कि दोनों आपको फॉलो करने, कोई भी एक फॉलो हो गया तो ठीक है, पहले पड़ी बात, कोई भी एक फॉलो हो गया तो ठीक है। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एंड वर्ड को हटा के और लिख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है सर, तो ये हो गया। तो बाई चांस अगर कंडीशन पूरी नहीं होती है, तो जो अंडर राइटर्स होते हैं वो पिक्चर में आते हैं, तो जितनी की कमी पड़ती है ना भाई, वो पैसा अंडर राइटर देते हैं। अब वो जो पैसा देंगे तो क्या लेंगे कंपनी से? सर पैसा क्या लेंगे? पैसा कौन से फॉर्म में होता है, मतलब कौन से फॉर्म में वो लेंगे? सर उनके तो कमीशन हो गया, बिल्कुल वो कमीशन ही होता है। अब बाई चांस कंपनी के पास उसके लिए अंडर राइटर को देने के लिए पैसा नहीं है, तो कहाँ से देगी? तो वो देखेंगे अभी। ठीक है जी। तो ये 2 कॉन्सेप्ट हो गए, मतलब 2 चीज़ें। और तीसरा और आखिरी होता है इसमें इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर। आपके पास क्वेश्चन आएगा वेंडर वाला, हालांकि ऊपर के 2 भी आ सकते हैं, बट ठीक है, हमको तो सीखने से मतलब है ना। तो आओ जी, अब इनकी करेंगे हम एंट्रियाँ। तो देखो, प्रमोटर को कंपनी शेयर इशू कर रही है ना, खुद सोचो, कंपनी शेयर इशू कर रही है, तो सबसे पहले क्रेडिट क्या होना चाहिए? बैंक मत सोच लेना,
ठीक है जी, बैंक में मत सोचना। और सबसे बड़ी बात, अदर देन कैश में कंपनी पैसा ऐसे नहीं, शेयर ऐसे नहीं करती इशू कि भाई पहले एप्लीकेशन आए, फिर अलॉटमेंट आए, फिर फर्स्ट कॉल आए, फिर सेकंड कॉल आए, फिर थर्ड कॉल आए। नहीं, सारा का जो शेयर्स होता है, सारा का सारा शेयर्स कंपनी एक साथ बुलाती है। खुद सोचो ना, खुद सोचो, कंपनी यहाँ पे पैसा तो आ नहीं रहा कंपनी के पास एसेट आ रहा है, और एसेट सारा एक बार में आया। तो जब पूरा का पूरा बिल्डिंग एक बार में आ गई, कोई भी कंपनी ने एसेट ले ली, कोई बहुत भारी भरकम इंपोर्टेड मशीन ले ली, तो उसके बदले कंपनी ऐसा तो है नहीं कि कंपनी के पास आधा आधा करके टुकड़ों में वो एसेट आएगा या वो मशीनरी आएगी। नहीं, एक बार पूरी आएगी वो। तो उसके लिए कंपनी को पैसा एक साथ देना होता है। तो पैसा तो है नहीं, तो शेयर देगी ना शेयर। तो शेयर देगी, तो उसके लिए एंट्री कंपनी क्या करती है? ऑब्वियस ही बात है, कंपनी शेयर इशू कर रही है तो कैपिटल तो बढ़ रही है भाई। टू शेयर कैपिटल तो होगा, क्या होगा? टू शेयर कैपिटल तो होगा। बट यहाँ पे डेबिट में क्या होगा? जो प्रमोटर्स हैं ना, उनको दे दिए, तो उसको कंपनी लिखती है। प्रमोटर्स कब इंपॉर्टेंट होते हैं सर? इनकॉर्पोरेशन, जब कंपनी बन रही होती है तब के टाइम पे। तो कंपनी लिखती है इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कर लेती है। समझ में आ गई बात? कंपनी यहाँ पे क्या लिखेगी? बीइंग शेयर्स इशूड टू प्रमोटर्स। किसको दिया कंपनी ने? प्रमोटर्स को। तो ये तो हो गया प्रमोटर वाला। अगला होता है अंडर राइटर्स। अब अंडर राइटर का खुद सोचो आप क्या करेगी कंपनी। अंडर राइटर में डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा? सर इसमें अंडर राइटर का सबसे पहले, आपका तो एक्सपेंस है ना, तो आप क्या लिखोगे? अंडर राइटर कमीशन या अंडर राइटर एक्सपेंस, क्योंकि यहाँ पे तो एक्सपेंस का पूरा नाम है ना। क्या नाम है सर? एक्सपेंस, सॉरी कमीशन, तो लिख दो। और टू आप मारोगे टू अंडर राइटर। अंडर राइटर आपका लाइबिलिटी बन गई। अंडर राइटर अकाउंट आपने लाइबिलिटी बना दी, ठीक है। अब लाइबिलिटी पे करोगे ना, तो बस अब लिख दोगे बीइंग अंडर राइटर कमीशन, अंडर राइटर कमीशन ड्यू। हो गया, ये हो गई पहली एंट्री। अंडर राइटर में आपकी अंडर राइटर वाले केस में 2 एंट्री होती है। जो आपने लाइबिलिटी अपनी बनाई थी ना अभी ऊपर, इसको ख़त्म करो पहले। तो अंडर राइटर को हमने डेबिट मारा, लाइबिलिटी ख़त्म हो गई। एक्सपेंस भी आपने ऊपर यहाँ पे एक्सपेंस भी रिकॉर्ड कर दिया। ये लाइबिलिटी रिकॉर्ड करी, यहाँ पे लाइबिलिटी हमने ख़त्म कर दी। लेकिन लाइबिलिटी पे कहाँ से कर रहे हो सर? पैसे से थोड़ी कर रहे हैं पे। जो हम टू बैंक लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे क्या? पैसों से पे करते तो टू बैंक आता, बट हम तो सर शेयर दे रहे हैं। सो बीइंग शेयर इशूड, ठीक है जी। तो ये 2 आपके ख़त्म हो गया। अब बात करते हैं वेंडर को। तो वेंडर में एंट्री कैसी होगी? इसमें थोड़ा होता है, इसमें अलग अलग सिनेरियो बनते हैं। सबसे पहली एंट्री कौन सी होगी? अगर आपने सिर्फ एसेट लिया आपने, अगर एसेट परचेस्ड, अगर आपने सिर्फ एसेट लिया है, तो एंट्री क्या होगी? तो सर आपने एसेट लिया है ना, तो आपका होगा सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट। एसेट का नाम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी, जो भी आपने लिया। तो एसेट आपने लिया, ठीक है सर। और आपने सर लाइबिलिटी बना दी, किससे? एंट्री क्या होती है सर? सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू, अरे क्रेडिटर जो आपका जिससे आपने लिया, टू वेंडर अकाउंट। डन। अच्छा, और अगली ही एंट्री में आप जो आपकी लाइबिलिटी होती है, क्रेडिटर होता है, उसे ख़त्म कर देते हो, तो उसको डेबिट करते हो। और उसे देते क्या हो सर? पैसा थोड़ी दे रहे हैं हम उसको, तो हम लिखेंगे टू शेयर कैपिटल, ठीक है जी। और ख़ुद सोचो ये कौन से केस में बनेगा सर? एट पार में, ये सारे एट पार में। बाई चांस अगर आप शेयर इशू कर रहे हो किस में सर? हम शेयर इशू कर रहे हैं प्रीमियम में, तो सर आपने बताया तो है भाई, बताया है तो बताओ। अगर हम अभी इशू कर रहे हैं शेयर्स को पार में नहीं प्रीमियम में कर रहे हैं, तो क्या होगा सर? यहाँ पे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, यहाँ पे एक और अकाउंट चिपक जाएगा। हाँ, तो बस यही तो समझना है आपको। ये हो गया एट प्रीमियम। आ गई बात समझ में? ये होता है जब आप सिर्फ एसेट ही ले रहे होते हो। क्या ले रहे होते हो? ओनली एसेट। जब आप सिर्फ एसेट ही परचेज़ कर रहे होते हो, ये होता है आपका एसेट वाला, ठीक है। लेकिन ये तो होता है एसेट, लेकिन बाई चांस अगर आप एसेट के साथ साथ लाइबिलिटी भी ले रहे होते हो, एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज़ अगर आप एक साथ ले रहे होते हो, तो क्योंकि क्वेश्चन इसी का आता है, इसे बोलते हैं रनिंग बिजनेस को परचेज़ करना। खुद सोचो ना, तुम किसी के एसेट भी ले रहे हो, लाइबिलिटी भी ले रहे हो, इसका मतलब आप उसके रनिंग बिजनेस को परचेज़ कर रहे हो, तो उसकी एंट्री क्या होगी? तो यहाँ पे आता है मज़ा।
इसकी एंट्री देखो, सबसे पहली जो एंट्री होती है, आप एसेट खरीद रहे हो ना, तो सबसे पहले तो आपका मतलब एसेट भी है और लाइबिलिटी भी है, तो पहले एसेट और लाइबिलिटी की एंट्री मारो, तो एसेट तो डेबिट हो जाएंगे आपके, और लाइबिलिटी भी खरीदी आपने, तो लाइबिलिटी तो आपकी क्रेडिट होती है, तो लाइबिलिटीज़ आपकी हो जाएंगी क्रेडिट। अच्छा, जिससे खरीदी है वो तो आपका वेंडर हो गया, तो वेंडर भी आएगा। अब खुद सोचो, अब खुद ही मैं बताता हूँ। अब जो आपका कभी कभी आपकी कमी पड़ेगी नीचे या कभी कमी पड़ेगी ऊपर, तो खुद सोचो बैलेंसिंग फिगर कहाँ पे आती है। बैलेंसिंग फिगर कहाँ पे मतलब कहीं भी आ सकती है, ऑब्वियस सी बात है। अगर ऊपर कमी पड़ी तो आप उसे लिखोगे गुडविल, आप उसे लिखोगे गुडविल। अगर नीचे कमी पड़ी तो आप उसे लिखोगे कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो ये आप ये डालोगे, ये हो गई आपकी पहली एंट्री। समझ में आ गई बात? अच्छा, दूसरी एंट्री में क्या करोगे आप, जो आपने वेंडर को डेबिट मारा है ना, उसे आप क्या दोगे। अगर बाई चांस अगर आप उसको, चलो ठीक है, शेयर्स दे रही हो और शेयर मैं दे रहा हूँ उसको, मान लो प्रीमियम में, किस में दे रहा हूँ, प्रीमियम में, तो मैं यहाँ पे एक और अकाउंट चिपका दूंगा ना, टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। तो सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सब बता रहा हूँ मैं, ये हो गया। अच्छा, बाई चांस मान के चलो आपने एसेट लिया 10 लाख का, कितने का, 10 लाख का, लेकिन आप 7 लाख के तो शेयर इशू कर रहे हो, बाकी बचे हुए 3 लाख का आप उसको कैश दे रहे हो, तो क्या होगा। तो सर हम ऐसे करेंगे, क्या करेंगे सर, देखो हैं, बाई चांस आपने देखो वेंडर को ख़त्म कितने से करा आपने, सर वेंडर को करा आपने 7 लाख रुपीज़ के शेयर्स देके ख़त्म करा। अच्छा, आपने क्रेडिट कितने से कर रखा था उसे, सर हमने कर रखा था 10 लाख से, 10 लाख से क्रेडिट करा था। डेबिट कितने से करा, सर 7 लाख से, तो बचा कितना, 3 लाख है। आप ऐसे लिख सकते हो। हाँ, अब ये खुद सोचो, शेयर कैपिटल में जो मेन जाएगा, मैं नॉर्मली एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ऐसे जाएगा, मतलब जा सकता है, ठीक है। अब आप जो 3 लाख रुपए है, वो 3 लाख रुपए आप कैसे दे रहे हो, सर आप देखो, आप 3 लाख में से मैं बोलता हूँ 1 लाख रुपए आपने उसको कैश दे दिया। अच्छा, तो सारी एंट्री करनी है, और आपने उसको बिल्स पेबल भी दे दिया, एक बिल बना के दे दिया कि भाई बाद में ले लियो, तो 1.5 लाख आपने उसको बिल बना के दे दिया, तो कितना हो गया, 2.5 लाख हो गया। और आपने 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 उसको 50,000 का आपने उसको क्या दे दिया, चेक दे दिया काट के, तो टू बैंक भी आ गया। तो समझ में आई बात, सारे के सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सब बता रहा हूँ मैं कैसे क्या होगा, समझ में आ गई बात। तो ये आपका होता है इशू, किसको, वेंडर को आप कैसे देते हो, आ गई बात समझ में, ठीक है जी। अभी इस वीडियो का मैं लास्ट टॉपिक बता रहा हूँ, कौन सा वाला, ये देखो कहाँ गया रे, ये भी तो हो गया, ये देखो जी, कौन सा हो गया सर, ये हुआ, ये बच गया। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट जल्दी बता देता हूँ। ये आपका ना जो कॉन्सेप्ट आता है कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस का, ये आपका आता है सिर्फ कैश में, फॉर कैश में। किस में आता है, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। ऑब्वियसली बात है ना, कॉल्स इन एरियर और एडवांस जो है वो हमेशा आपका कॉल्स में ही, वो फॉर कैश में ही आता है। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ हमारा कॉल्स इन एरियर, मैं यहाँ पे फटाफट इसके कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, और बाकी जो उसके और एप्लीकेशन से क्वेश्चन वाले वो हम क्वेश्चनों में देखेंगे। और कॉल्स इन एडवांस, अब ध्यान से सुनते जाना होता क्या है, कैसे ये बनता है। अब ये जो आता है ना भाई, दोनों कंडीशन जो है ये आती है ओनली एट टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। ऑब्वियसली बात है, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, इनका मतलब समझ लो। कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है कि कंपनी ने एप्लीकेशन बुलाई, अलॉटमेंट बुलाई, फर्स्ट कॉल बुलाई, फाइनल कॉल बुलाई, फर्स्ट कॉल बुलाई, सेकंड कॉल बुलाई, फाइनल कॉल बुलाई, और किसी एक कॉल में कंपनी को पैसा रिसीव नहीं हुआ, कंपनी को एक कॉल में। अच्छा, एग्जांपल से समझाता हूँ ना, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, सुनना। मैंने बोला ये है ए लिमिटेड, कंपनी क्या है, ए लिमिटेड। कंपनी ने क्या करा, और कंपनी के 2 शेयर होल्डर हैं, एक है एक्स, एक है वाई। ये भाई साहब हैं एक्स और ये भाई साहब है वाई, ठीक है जी। अब इसने क्या करा, एप्लीकेशन बुलाई कंपनी ने, अलॉटमेंट बुलाई कंपनी ने, फर्स्ट कॉल बुलाई कंपनी ने, और फर्स्ट कॉल के बाद कंपनी ने बुला दिया फाइनल कॉल।
ठीक है जी। अब सुनते जाओ, यहीं पे तुम्हारा कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब क्या करा इस बंदे ने, कोई एक्स था, ठीक है, उसने क्या करा, मैं देखो टिक मारूंगा, उसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, उसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का भी दे दिया, लेकिन उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया। अब जब माना जाता है जब उसने कोई एक कॉल नहीं दी तो सब्सिक्वेंट कॉल जो आगे की बात की कॉल है वो भी नहीं देगा। तो उसने ये कॉल नहीं दी, तो जिन कॉल का पैसा रिसीव नहीं हुआ उन्हें बोलते हैं कॉल्स इन एरियर, कि आपको पैसा रिसीव नहीं हुआ है। खुद सोचो ये क्या है कंपनी का, ये कंपनी का सर एक्सपेंस हो गया, क्या हो गया, एक्सपेंस। तो उसको क्या करेंगे सर, डेबिट करेंगे, ये करेंगे डेबिट करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब ये वाई है, इसने एप्लीकेशन भी दे दिया, अलॉटमेंट भी दे दिया, फर्स्ट कॉल भी दे दिया, लेकिन इसने फर्स्ट कॉल के साथ साथ ही फाइनल वाला पैसा भी दे दिया। उसने बोला यार कंपनी मैं ना 6 महीने के लिए कंट्री से बाहर जा रहा हूँ, मैं इंडिया से बाहर जा रहा हूँ, तो जो तुम्हारा फाइनल कॉल का पैसा है तुम अभी फर्स्ट कॉल में ही ले लो, तो अच्छा आदमी है। तो इसे बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस। अब अगली कॉल का पैसा कंपनी को पहले रिसीव हो गया, तो ये क्या हो गया सर, ये कंपनी की या तो लाइबिलिटी बोल लो, इसे लाइबिलिटी बन गई, या इसको बोलो कंपनी का ये इनकम हो गया। मतलब अगली कॉल का पैसा, खैर इसको ना इनकम तो नहीं बोलेंगे सर, इनकम नहीं बोलते हैं इसको बोलते हैं लाइबिलिटी। क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी क्या होती है सर, क्रेडिट होती है, तो कंपनी क्या करती है, इसे क्रेडिट करती है। आई बात समझ में। अब सुनना ध्यान से, कॉल्स इन एरियर जो है, मैं चलो नोट में लिख देता हूँ, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट भाई, ख़त्म हो गया कॉन्सेप्ट, बस ख़त्म। अभी कुछ नोट वोट में ना तुम्हें एक कुछ चीज़ें बताता हूँ। नोट नंबर 1 कि जो कॉल्स इन एरियर है, क्या है भाई, कॉल्स इन एरियर कभी भी एप्लीकेशन में तो नहीं ही आएगा, ऑब्वियस ही बात है, एप्लीकेशन में नहीं आता है, तो उसकी एंट्री कभी भी एप्लीकेशन में नहीं होती है, ठीक है जी, बस, और किसी भी टाइम पे हो सकती है। और कॉल्स इन एडवांस जो है आपका, क्या बोला मैंने सर, कॉल्स इन एडवांस जो है, कॉल्स इन एडवांस कभी भी फाइनल कॉल में तो आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि फाइनल कॉल के बाद तो कोई कॉल बची ही नहीं है, तो फाइनल कॉल में नहीं आएगा, ठीक। तो ये आपके सारे कॉन्सेप्ट आज के मैंने करवा दिए ख़त्म। इन दोनों में इंटरेस्ट भी लगता है, लेकिन ये वो आपके लिए सीबीएसई के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। तो भाई आज के ख़त्म हो गए कॉन्सेप्ट, ये सारे मैंने बता दिए, ये सारा मैंने बता दिया, सारा ख़त्म हो गया। अब जो रह रखा है वो देख लूँ एक बार, मैं आपको बता दूँ, अब अगली वीडियो में करेंगे, तो वो ये रह रखा है। अगली वीडियो में हम करेंगे सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, फुल फीचर रीइश्यू ऑफ शेयर वाला, और एक लास्ट वीडियो लेकर आऊँगा मैं, उसमें हम करेंगे मिसलेनियस, ठीक है जी। तो ओके, मिलते हैं।